अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फार्माकोग्नोसी का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। एलर्जी को कैसे डायग्नोस किया जाता है और कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई पेशेंट एलर्जिक है या नहीं है। क्या उस पेशेंट को किसी ड्रग से, किसी फूड से, किसी डस्ट पार्टिकल से, किसी और चीज़ से एलर्जी है, इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए हैं, जो हमें ये चीज़ की वेरिफिकेशन देते हैं कि क्या ये पेशेंट जो है एलर्जिक है इस डिज़ीज़ से या इस एलर्जन से और नॉट। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो किसी भी फ़ील्ड में मेडिकल की फ़ील्ड में आप चले जाएँ, आप हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें इस चीज़ की क्लैरिटी देती है कि वो जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है उसको प्रीवियसली क्या कोई इश्यू है या नहीं है? क्या उसको कोई किसी चीज़ से एलर्जी है? जब वो कोई डस्ट सफाई करती है तो क्या उसे एलर्जी होती है? जब वो कोई फूड स्टफ चाहे वो एग का बना हो या फिर इसके अलावा किसी भी चीज़ का प्रोटीन्स का, क्या उसको उससे चीज़ से एलर्जी होती है? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ-साथ आपने उसका जर्नल एग्ज़ामिनेशन भी करना है और उसे जर्नल इन्फॉर्मेशन में उसकी ऐज, उसका सेक्स यानी कि वो मेल है और फीमेल जो वैसे भी हमें पता चल जाता है बहुत कॉमनली यानी कि फिज़िकली। टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट वो किस एनवायरनमेंट में रहता है? क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है या फिर वो एक कॉलोनी में रहता है, वहाँ पर करीब कोई फैक्ट्रीज़ हैं या फिर वहाँ पर कोई नाला है जहाँ से जो ड्रेनेज होती है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की या किसी वो गाँव का रहने वाला है या किसी अ अ, और ऐसे एरियाज़ में जो अनहाइजीनिक है जहाँ पे कोई कूड़े की, प्लास्टिक की, कॉल की या इसके अलावा कोई और फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है? उसका ऑक्यूपेशन क्या है? वो काम क्या करता है? क्या वो स्टूडेंट है? क्या वो ऑफ़िस वर्कर है, टीचर है, पायलट है, डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है? किस टाइप का उसका ऑक्यूपेशन है? और उसको जब एलर्जी होती है तो क्या साइन एंड सिम्पटम्स आते हैं? क्या वो साइन एंड सिम्पटम्स जो हैं वो नॉर्मल हैं या फिर उसके अलावा वो साइन एंड सिम्पटम्स के अंदर उसको रेनी नोज़ है, वाटरी आई है, स्किन पे ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, इच हो रही, ठीक है? या इस तरह की कोई भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को फिज़िकल एग्ज़ामिन जी स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, इसके साथ-साथ हमें उसके वाइटल साइन्स को भी देखना होगा। वाइटल साइंस किसे कहा जाता है? वाइटल साइंस जो वो तमाम जिसमें हम लोग उस पेशेंट के ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा एलर्जी रिएक्शंस में ब्लड प्रेशर हमेशा डाउन हो जाता है। ये बहुत कॉमन इसकी एक इंडिकेशंस हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। कुछ पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा और कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो हाइपोथर्मिया हो जाएगा।
तो ये वेरिएशंस आपको मिलती हैं, तो ये भी एक चीज आ जाती है। इसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली, जब आपको बहुत स्वेयर एलर्जी रिएक्शंस होते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो उनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से किस किस स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं आ रही, हैंड राइज करें, जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आप दोबारा लिंक ज्वाइन करो, ये नफीसा, आप बच्चे दोबारा ये डेल करके दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगी ठीक। ठीक है, क्योंकि सबको आ रही है। अगर मेजोरिटी बच्चों को इश्यू होता तो मुझे अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कह देना था। ठीक है, तो इस वजह से आप दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, तो बच्चों जो ब्रीदिंग रेट है वो डिप्रेस होता है, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो आप लोगों को सांस नहीं ली जाती और आपके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो ब्रीदिंग रेट भी डिक्रीज होता है। ऑटोमेटिकली जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। पल्स रेट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। कार्डिक आउटपुट और उसके अलावा जो आपका हार्ट रेट है वो भी आप लोगों का डिक्रीज हो जाता है। तो ये वो वाइटल साइंस हैं जो कि जब भी एलर्जी होगी तो उस दौरान इनको देखना, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे या इन चीज़ों को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, वो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है और उसकी डेथ वाक़या भी हो सकती है। अब एलर्जी, किसी भी एलर्जी को जब हम लोग पढ़ते हैं या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें आपके पास है, फर्स्ट वन इज अ स्किन टेस्ट एंड द सेकंड वन इज अ ब्लड टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के अंदर जो है आप लोगों को, एहसान साहब आप दोबारा ज्वाइन करें, आप दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन करें। जिन बच्चों को आवाज का मसला हो रहा है वो दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को इस चीज का इश्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप दोबारा ज्वाइन करो। ओके बच्चों, अब ये याद रखिएगा, स्किन टेस्ट अब कैसे करने हैं। चले जी चलते हैं, बहुत मजे के टेस्ट हैं और ये होते भी हैं। स्किन टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, या तो आप स्क्रैच टेस्ट करेंगे जिसे आप स्किन प्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, पैच टेस्ट करेंगे और ट्रांसडर्मल टेस्ट करेंगे। ओके जी, अब ये जो स्क्रैच टेस्ट है या फिर उसके अलावा आपके पास जो स्किन प्रिक टेस्ट है, ये होता क्या है और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है सारी, चलें जी हम देखते हैं। अच्छा जी बच्चों, एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको किसी भी चीज से एलर्जी होगी, हम लोग क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे और इस सिरिंज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पेंसिलियम। पेंसिलियम एंटीबायोटिक जो है, ये दुनिया में तकरीबन मेजॉरिटी लोगों को एलर्जिक होती है। यानी कि जब आप 6 साल के होते हैं, उससे पहले पहले इस ये आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करती। उसके बाद मेजॉरिटी लोग, क्योंकि इसकी ये एंटीबायोटिक है, इसकी रेजिस्टेंस भी आ जाती है और लोग एलर्जिक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज की वेरिफिकेशन करने के लिए, क्या आप लोग इस चीज से या इस ड्रग से, पेनिसिलिन की ड्रग से एलर्जिक हैं या नहीं, उसके लिए हम आपका स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिकिंग टेस्ट करते हैं। हम एक सिरिंज लेते हैं जो कि तकरीबन 3 ml की होती है। उसके अंदर हम लोग आपकी पेनिसिलियम एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन, उसको भर लेते हैं और फिर आपकी स्किन को किसी भी डिसइंफेक्टेंट से अच्छी तरह साफ किया। साफ करने के बाद सबक्यूटेनियस, सब कट, नॉट इंट्राडर्मल और नॉट आईवी, इंट्रामस्कुलर और आईवी नहीं देना, आपने सब कट के जरिए वो मेडिसिन्स, वो केमिकल आपने स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। जैसे ही आप उसे स्किन के अंदर दाखिल करेंगे और उसके बाद वहां पर छोटा, क्योंकि सब कट होगा, तो वहां पर वो थोड़ा सा उभार सा पैदा हो जाएगा। देन आप किसी चीज से मार्क करके, यानी कि उसके गिर्द एक दायरा लगाकर उसे 10 से 15 मिनट छोड़ दें। 10 से 15 मिनट बाद अगर वहां पर कोई रेडनेस हो जाए, ईचिंग हो जाए, ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाए, खारिश होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाए, तो समझ जाएं कि आपको वो ड्रग एलर्जिक है।
आप लोग वो अब उस क्लास की ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो वो ड्रग आपकी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन जनरेट करेगी, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो टेस्ट है, इससे हम लोग जो है वो आपके स्किन प्रिकिंग टेस्ट या स्क्रैच टेस्ट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द कॉमन टेस्ट इन द मार्केट यही है। और आपको मैं बताऊं, ये पेंसिलियम वाला जो है, इसे हम लोग जो है मेजोरिटी तो पैच टेस्ट ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। ओके, पैच टेस्ट या फिर आपको स्किन टेस्ट ही बोल रहे हैं, इसको भी हम कहते हैं। अच्छा बच्चे, अब ये जो है ये मैंने भी करवाया हुआ है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा, मुझे मेरा घर ऑरेंज ट्रेन वाली साइड पर है, बहुत करीब है। तो ऑरेंज ट्रेन की जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे डस्ट एलर्जी हो गई थी। उस डस्ट एलर्जी को स्टेबलाइज़ करने के लिए फिर मैंने ये वे क्योंकि पेनिसिलियम इज़ अ बेस्ट एंटीबायोटिक। हर तरह की डिजीज, बोन इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जीआईटी इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, नेल इन्फेक्शंस हैं, हर तरह की इन्फेक्शंस में ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देती है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो है इस्तेमाल, पहले इसका मैंने ये स्क्रैच टेस्ट करवाया, स्किन प्रिकिंग टेस्ट करवाया, और मैं एलर्जिक नहीं था इस ड्रग से। तो मेरी, क्योंकि मेरी बॉडी पर वहां पर किसी भी टाइप के कोई ब्लिस्टर्स, कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस हुई। जब वो चीज नहीं हुई तो देन मैंने ऑटोमेटिकली फिर उसे अडेप्ट किया, और उसके बाद उसके इंजेक्शंस लगवाना स्टार्ट किया। अब मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। टेस्ट इज बिगन विद अ प्रिक, पंचर और स्क्रैच मेथड। यानी कि टेस्ट तब स्टार्ट होगा जब आप स्किन को प्रिक करेंगे, पिंच करेंगे, या पंचर करेंगे, या फिर स्क्रैच करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक एलर्जन लेना है, और एलर्जन कोई भी हो सकता है। मैंने अभी ड्रग की एग्जांपल दी है, आपको जिस चीज से एलर्जी है आप वो एलर्जन ले सकते हैं। समटाइम समटाइम नहीं, मार्केट में आपके बने हुए भी एलर्जन्स मिलते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ द एलर्जी, ठीक है। तो आपने उस एक ड्रॉप जो है उसका प्लेस करना है। उन्होंने लिखा भी हुआ है, कमर्शियली आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोलन्स, मोल्ड्स, ठीक है। उसके अलावा आपके फूड और पेट डेंडर्स, ये सब के सब मार्केट के अंदर सिंथेटिकली बने हुए हैं, और ये अवेलेबल हैं। आप लोग जो हैं वहां पर इसको देख सकते हैं, ये आप लोगों को इजीली अवेलेबल होंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि आप स्किन को जेंटली जो है स्क्रैच करेंगे, यानी जेंटली स्क्रैच नहीं करते यहाँ पे, जस्ट आप नीडल से प्रिक करते हैं, और एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ एलर्जेंस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्टेराइल नीडल्स उसे वहां पे ड्रॉप कर देंगे, यानी कि वहां पे इंजेक्ट कर देंगे। और 15 मिनट्स आप वेट करेंगे टू डेवलप द एलर्जी रिएक्शन। अगर वहां पे रेडनेस या स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, ईचिंग, इरिटेशन, हॉटनेस, ये सब चीजें मिलेंगी तो आप समझ जाएं कि आप लोग इस चीज से एलर्जिक हैं। दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द हे फीवर एलर्जीज लाइक हाउस डस्ट मिट्स या फिर ग्रास पॉलन्स। तो ये बहुत कॉमन टेस्ट है जो कि परफॉर्म करवाया जाता है, और ये मेरा भी हुआ है। और इसमें कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है? सब कट, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस नहीं लगाना। कुछ बच्चे ये सवाल करेंगे कि सर अभी आपने ये स्किन टेस्ट किया है जिसे आप स्क्रैच टेस्ट कहते हैं, तो इसमें आप एलर्जेंस बॉडी में भेज रहे हैं, तो उस पेशेंट को जो एलर्जी हो रही है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? वो एलर्जी उसके लिए डेंजरस नहीं होगी? एक चीज याद रखिएगा, सब कट लगाने का मकसद होता है लोकलाइज्ड इफेक्ट, यानी कि वो सिर्फ लोकली इफेक्ट देगा, सिर्फ उतने एरिया में इफेक्ट देगा जहाँ पे एलर्जेंस एंटर हुआ है। वो ड्रग, वो केमिकल आपके हमने ब्लड में एंटर नहीं किया। जब तक वो ब्लड में एंटर नहीं होगा तब तक वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। वो अपना इफेक्ट देगा, और इफेक्ट देने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा इचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि स्टीरॉयडल जो क्रीम्स ऑइंटमेंट्स घर में होती है, बेटनोवेट है, प्रोवेट है, डर्मोवेट है, पड़ी होती है घर, आप वो थोड़ी सी लें, उसके ऊपर लगा दें, विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर वहां की स्वेलिंग खत्म कर देगा, क्योंकि उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिस्टेमिक सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मेरे माइंड में था कि मैं आपको क्लियर करूँ। हमारा जो सेकंड है इसका नाम है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट को हम हमेशा
कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्टिंग यानी डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी। जब स्किन एलर्जी होती है ना, जो हमारा स्क्रैच टेस्ट था वो स्किन एलर्जी के लिए नहीं था, वो सिस्टेमिक एलर्जी के लिए था। अगर आपको स्किन एलर्जी है किसी चीज से, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर आप पैच टेस्ट करते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जैसे कि डायग्राम में आपको शो किया गया हुआ है, एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की हैं, इट्स एलर्जेंस। एलर्जेंस को यहाँ पे लगाया गया हुआ है और इसको अब आपकी बॉडी बॉडी के साथ अटैच कर दिया गया हुआ है। अब वेट करते हैं वही 15 से 20 मिनट्स। इनमें से जिस एरियाज में रेडनेस बनेगी, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये केमिकल से आपकी बॉडी एलर्जिक है। वैसे इस पिक्चर में तो बहुत सारी मेडिसिन को या केमिकल्स को एट अ टाइम चेक किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। हम स्किन के ऊपर यानी बाजू पर, बैक पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर, थाइस पर, मुख्तलिफ प्लेसेस पर मुख्तलिफ ड्रग्स को लगाकर फिर उनकी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी स्किन एलर्जी को फाइंड आउट करते हैं। एक ही जगह पे सब इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इस तरह हमें पता चलता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है या नहीं है। रिएक्शंस वही होंगे, रेडनेस, ईचिंग, ब्लिस्टर्स, हॉटनेस और इरिटेशन। रिएक्शंस यही होंगे, चाहे वो आपकी आपकी स्क्रैच टेस्ट था तो चाहे वो पैच टेस्ट था। ट्रांसडर्मल टेस्ट, हमारे पास एक और टेस्ट है। ट्रांसडर्मल टेस्ट तकरीबन स्क्रैच टेस्ट जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आप लोग जो है, एक जो अलर्जेंस लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्जन, उसको आपने हमेशा फैट सोल्यूबल सॉल्यूशंस में मिक्स करना है। स्क्रैच टेस्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहां पे नॉर्मली बने बनाए आपके पास अलर्जेंस होते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं और उनके रिजल्ट लेते हैं। बट जब आप लोगों ने ट्रांसडर्मल टेस्ट परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए आपको एलर्जेंस को फैट सोल्यूबल सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, वो कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, ईथर, एसीटोन और अल्कोहल। ये तीन हैं जो फैट सोल्यूबल यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। इसके अंदर आपने एलर्जेंस को मिक्स करना है। एलर्जन को मिक्स करने के बाद आपने उसे सिरिंज में भरना है, और 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml इंसुलिन की सिरिंज हुई तो वो 1 ml होगी। अगर आपके पास 3 cc हुई तो उसकी 0.1 ml ही काउंट होगा। और इंसुलिन की सिरिंज का 1 ml यानी जो आपका 1 यूनिट होता है पूरा, ठीक है, वो आपने, वैसे वो 10 यूनिट्स तक होती है, टोटल वो 1 ml होती है। तो वहां से आप उसको फिलअप करेंगे और उसे डर्मली या एपिडर्मस, अगेन वही बात, सब कट में इंजेक्ट करेंगे। और फिर वेट करेंगे आप लोग रिएक्शंस का। अगर रिएक्शन हो गया तो इट्स मीन यू आर allergic ऑफ दैट कंपोनेंट। इफ रिएक्शंस आर नॉट प्रोसीड, इट्स मीन यू आर नॉट allergic ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों का ख्याल रखना है इंट्राडर्मल में, एक फैट सोल्यूबल सॉल्यूशंस का, एंड द सेकंड वन इज अ क्वांटिटी विच इज अ 0.1 ml। ठीक है, प्रोसीजर आर सेम एज शोन इन द डायग्राम, यू कैन सी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अब ये थे स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट के अलावा हमारे पास ब्लड एलर्जिक टेस्ट भी होते हैं। ये जो ब्लड एलर्जी टेस्ट हैं, ये दो तरह के हैं, एक का नाम है रास्ट और एक का नाम है एलाइजा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, और ये उन पेशेंट को जिनको ब्लड एलर्जी हो जाती है, जिनको जिनकी नॉर्मली ट्रीटमेंट नहीं होता, हर सीजनल उन्हें एलर्जी अटैक्स होते हैं, उस चीज को उन्हें ब्लड एलर्जी हो जाती है, जिन्हें हर सीजनल एलर्जी अटैक्स होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन्हें ये एलर्जी है या नहीं है, तो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इज अ रास्ट एंड द सेकंड वन इज अ एलाइसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ रास्ट। रास्ट का पहला, इसका नाम कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, इन द सेंस ऑफ द एमसीक्यूज। रेडियो एलर्गो अब एलर्गोजॉर्बेंट टेस्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, it involves the measuring of a specific allergic antibodies इन अ पर्सन ब्लड, यानी कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप लोग ब्लड के अंदर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपकी बॉडी में एंटीजन आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हमेशा उनके लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि एंटीजन आएगा, हमारी बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। जब वो एंटीबॉडीज बनेगी वो जाकर उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगी और उस एंटीजन के इफेक्ट को क्या करेंगी, खत्म करेंगी। हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये भी तो हमें पता चले ना कि हमारे पास कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज हैं। तो इसके लिए फिर ब्लड टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, तो एंटीबॉडीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। RAS has a recently become more useful in diagnosis and the measurement of the food allergies. MCQs कि RAS mostly used in which type of the allergy? तो आपने बताना फूड एलर्जी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मेजॉरिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, RAS टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। Whether a person is truly allergic to the food, the RAS actually measure the amount of the allergic antibodies in the food। यानी कि आपको अगर किसी वाकई फूड स्टफ से एलर्जी है तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी फूड एलर्जी की उसे मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द रास्ट, और हमें पता चलेगा ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर एंटीबॉडीज का लेवल बहुत हाई हुआ, इट्स मीन यू आर अ डेंजरस लेवल टू द एलर्जिक, आप उस डेंजरस लेवल तक आप उस फूड से एलर्जिक है। अगर बाय मिस्टेक वो आपकी बॉडी में चला गया तो वो एलर्जी रिएक्शन इतना स्वेयर करेगा कि आपकी डेथ हो सकती है। सेम बच्चे इसमें वो चीज आ जाती है, मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दी है। मेरी जो भांजी है, ठीक है, वो उससे ये जो है एप्रिकॉट, उससे इतनी एलर्जिक है, वो जस्ट स्मेल करती है ना एप्रिकॉट को, उसकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, फौरन स्वेल, उसकी नेक, उसका फेस रेड और स्वेल हो जाता है। इट्स मीन कि वो इस चीज से बहुत ज्यादा एलर्जिक है। हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया और बाय बर्थ उसको ये एलर्जी है। तो अब हम लोग घरों में जब वो आती हमारे घर आती है तो हम एप्रिकॉट उन दिनों में नहीं लेकर आते ताकि उसे एलर्जी ना हो जाए। हमारे पास जो सेकंड टेस्ट है इट इज एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट का कंप्लीट नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये भी एक खास किस्म के इंजाइमल टेस्ट होता है। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है, एमसीक्यूज। ELISA is a dash technique, is a biochemical technique और मेनली लिंक विद द डैश इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी के साथ लिंक करती है। इसका लिंक आप लोगों की फार्माकोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, सोशल बायोलॉजी इनके साथ नहीं है। इट्स लिंक विद योर इम्यूनोलॉजी to detect the presence of antibodies or the antigen in the sample। एलाइजा की ये खूबसूरती है कि ये आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रास जस्ट एंटीबॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा एक फिक्स अमाउंट में एंटीजेंस को एडअप किया जाता है, देन उसके अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज आपके ब्लड में होती है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। दिस एंटीबॉडीज इज लिंक विद द एंजाइम, ये एंजाइम के साथ लिंक करती हैं जो कि हम उसके अंदर एडअप करते हैं। एंजाइम ही बेसिकली हमें ये डिटेक्ट करता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितनी एंटीबॉडीज और एंटीजन जनरेट हो चुके हैं। तो ELISA test is for all type of the blood allergies, but the RAS is specifically for the food allergy। RAS हमेशा फूड एलर्जीज के लिए होगा, और जो आप लोगों की ELISA है वो तो तमाम जो है ऑल टाइप ऑफ द एलर्जी से रिलेटेड होगा। बच्चे मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में आपका अगला रिमेनिंग पोर्शन पढ़ते हैं। अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अगर आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं ताकि उसे अभी सॉर्ट आउट करें हम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर ये दोबारा सर रास टेस्ट जो है सर वो एलर्जी के लिए है या फिर ब्लड एलर्जी चेक करने के लिए? फूड एलर्जी इन द ब्लड। आपको फूड एलर्जी ब्लड में ही होती है, वो स्किन पे नहीं होती। अगर आप वो फूड अपनी स्किन पे लगाओगे तो आपको एलर्जी नहीं होगी क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर है, वो सरफेस पे नहीं होती। तो दैट्स वाई रास हमेशा ब्लड के अंदर फूड एलर्जी को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया हुआ है। बट जो ELISA टेस्ट है वो हर टाइप की एलर्जी के लिए, हर टाइप, चाहे वो ड्रग, लेकिन वो ब्लड के अंदर हो। ड्रग एलर्जी है आपको, आपको डस्ट एलर्जी है, आपको केमिकल एलर्जीज है, आपको पोलन एलर्जीज है,
किसी भी टाइप की एलर्जी होगी तो उसके लिए हम लोग एलाइजा, प्रेफरेंस पे एलाइजा रहता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप फूड एलर्जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप रास टेस्ट करवाओगे, फिर आप एलाइजा टेस्ट नहीं करवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा। सर जी राबिया। कुछ लोगों को जब जी वो रेबा। मतलब ब्लड, सर जब मतलब किसी ने ब्लड लगवाया तो उसको ब्लड की वजह से एलर्जी हो गई है, सर उस एलर्जी के लिए भी ये टेस्ट मतलब किए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अगर भी नहीं। किसी को देखिए, ब्लड सूट नहीं है। ठीक है, देखिए, ब्लड का मतलब है, ब्लड की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, चले सुन लें उसको भी। बच्चों इस चीज को भी क्लियर करें। ब्लड इटसेल्फ कंटेनिंग एंटीजन। आप देखें, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास ए एंटीजन है, आपके पास ब्लड ग्रुप बी है, आपका बी एंटीजन है, आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी एंटीजन है। ब्लड ग्रुप ओ का कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए तो उसे यूनिवर्सल डोनर कहा गया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है, किसी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा। जब हम ब्लड लगाते हैं, अगर उस पेशेंट में, अगर उस पेशेंट ने उस ब्लड को, उसके ऊपर मौजूद एंटीजन को एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर कर लिया और उसको फौरन उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज बना दी हमारी बॉडी ने, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। लेकिन बास टाइम सडनली कुछ अबनॉर्मेलिटीज की वजह से, बॉडी के इंटरनल रप्चरिंग या फिर किसी केमिकल्स प्रॉब्लम की वजह से वो ब्लड एज अ कंसीडर हो गया एंटीजन, तो आपकी बॉडी इमिडिएटली उसकी एंटीबॉडीज बनाएंगी। और वो ब्लड और वो जो एंटीबॉडीज हैं, यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज हम मिलेंगे, ऑटोमेटिकली रिएक्शन शो होगा, आपको एलर्जी रिएक्शन सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है हर इंसान को ब्लड एलर्जीज होती हैं। हम इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, सबको तो नहीं एलर्जी होती। लेकिन एक चीज का ख्याल रखा जाता है, ए ब्लड ग्रुप को ए ही लगे, बी वाले को बी ही लगे, और ए बी वाले को ए बी ही लगे, और वो भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो ही लगे। क्योंकि पाकिस्तान में हिमाटोलॉजिस्ट इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड को एट द स्पॉट ट्रीट कर सकें। अगर ये जो ब्लड एलर्जी होती है ना बच्चे, ये इतनी स्वेयर होती है कि मे बी अगर इसे टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो पर्सन मे बी विद इन 5 मिनट्स में उसकी डेथ हो जाएगी, इतना स्वेयर अटैक होगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी है, लेकिन हर पर्सन में ऐसा नहीं होता। तो इसकी टेस्टिंग नहीं होती। ब्लड टेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है ना, उसकी टेस्टिंग नहीं होती कि इस पर्सन को एलर्जी, हमने तो ब्लड ग्रुप लगाना ही वही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ओ नेगेटिव है तो मुझे ओ नेगेटिव ही लगाएंगे, मुझे कभी भी ओ पॉजिटिव तक नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वही लगाया जाता है, और उम्मीद होती है कि इससे एलर्जी नहीं होगी। हाँ, किसी को एलर्जी हो जाए फौरन उसकी ड्रिप उतार दो, ब्लड वाली ड्रिप उतार दो। ठीक है, और उसको, अगर उसको जो साइनम सिम्टम्स आ रहे हैं उसे ट्रीट करना है आपने। आपने उसके साइनम सिम्टम को ट्रीट करना और किसी चीज को नहीं ट्रीट करना, क्योंकि आपके पास एलर्जी का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जिस चीज से एलर्जी है उस चीज से दूर हो जाएं। एंड द सेकंड वन, आप लोग उसके जो है ना उसकी साइनम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ जी सर बच्चे। सर मेरी ना एक कजन है, उसको ना एलर्जी क्या है, यानी कि जब वो थी ना 3 to 4 मंथ की, अब तो वो हुई हो गई है 12-13 ईयर्स की, लेकिन सर उसके ना गर्दन पे है, लेकिन खुद ब खुद वो ठीक हो जाती है और खुद ब खुद वो यानी कि दोबारा से हो जाती है। तो कोई डॉक्टर कहते हैं कि इसको ब्लड में है, कोई कहते हैं स्किन में, तो सर वो क्यों होता है? नहीं, उसको नेक पे क्या होता है, क्या बनता है नेक पे? सर वो ना सर कभी तो उसको कहते हैं कि खाना खाने की वजह से उसको इनकी कोई एक गर्म चीज खा ली, कभी इस वजह से, या कभी ब्लड ज्यादा एलर्जी है गर्मी की वजह से हो जाती है। सर उसको उसे ना। तो होती गर्दन पे है ज्यादा उसको। नहीं, उस देखें वो, फिर ये है कि वो उसकी वो बॉडी पार्ट सेंसिटिव होगा, लेकिन ये कुछ नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि गर्दन पे, या फिर देखो, अगर वो गर्म चीज खाती जी है तो सर। उसे ब्लड एलर्जी है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है। लेकिन उसे जी स्पेसिफिकली अगर नेक पे हो रही है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी है। बच्चे डिपेंड कर रहा है, अब देखो यहाँ तो उसको दोनों सिचुएशन है, उसके अंदर दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, हो सकता है कि उसको जो है ना ब्लड एलर्जी भी हो और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी, दोनों की दोनों एलर्जी भी हो, शायद हो सकता है ये चीज हो। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हो, हम लोग इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जी सर। सर बाजुकात वो वही चीज खाती है तो उसको कुछ भी नहीं होता, और बाजुकात सर इतनी वजह से लगता है जैसे अब इसका ब्लड ही बस निकलेगा भाई। इतने लोगों को दिखाया तो वो कोई कहता है इसको पता नहीं क्या है, तो कोई क्या है। बस बच्चे फिर यही है कि अगर उसे जब देखिए ना, एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर उसके नेक पे हो रही है
तो उसे जी प्रोवेट सर। जी क्रीम जो है लगा दो, उसे को नेक पे लगाए और ठीक हो जाएगी, और चीज को छोड़ दो। जिस चीज से एलर्जी है उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके अलावा बॉडी पे ओ जहाँ साइनम सिम्टम्स आ रहे हैं उसके ऊपर जी सर। ट्रीटमेंट के लिए हमें वो क्रीम्स वगैरह कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट खा सकते हैं। बस यही हल है पूरी जिंदगी इस बच्चे का, और कोई हल नहीं है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस चीज से एलर्जी है आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है, बस और कुछ नहीं है। जी सर। सर प्रोवेट जी। प्रोवेट बहुत अच्छी है, मैंने काफी दफा पेशेंट को रिकमेंड की हुई है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कहीं पे भी ओके सर। एलर्जी हो जाए, रेडनेस हो जाए, इचिंग हो रही हो, आप इस तरह, इवन जी मेरे जी। साथ भी एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने जब अपना ये स्किन क्रैश टेस्ट करवाया था, वो बाय मिस्टेक उस बेवकूफ इंसान ने ज्यादा इंजेक्ट कर दिया, ये 1 ml से भी जी कम जी जी। इंजेक्ट करना होता है, उसने शायद मुझे ज्यादा, वो रिएक्शन तो नहीं हुआ बट मुझे एलर्जी नहीं है उससे, मुझे ये चीज कंफर्म थी। बट ये है कि वो उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, अगले दिन मेरी बाजू उसी एरिया में रेड होना शुरू हो गई और मुझे खारिश होना शुरू हो गई, मुझे पता चल गया कि मुझे एलर्जी यहाँ पे हो गई हुई है। मैंने, और वो ओके। काफी ज्यादा स्प्रेड की, मैंने फौरन प्रोवेट जी लगाई, क्योंकि उसमें बैक्लोमेथासोन होता है, इट्स अ स्टीरॉयडल। आप यकीन करें विद इन 5 to 10 मिनट्स के बाद मैंने अपना हाथ देखा, कुछ भी नहीं था, ना कोई दर्द, ना कोई स्वेलिंग, ना कोई इरिटेशन, ना कोई कुछ। तो इस उसके बाद मैंने रिसेंटली अपने काफी पेशेंट्स को रिकमेंड की थी, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सबकी तरफ से आया था। इस वजह से आप सर भी उसे उसके उधर लगाएं, जी जी। तो वो कोई मसला नहीं है। सर इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं जिनके फेस पे निशान पड़ जाते हैं? नहीं, निशानों के लिए नहीं। नहीं है, निशानों के लिए नहीं है, दानों के लिए है। अगर आप मतलब चेहरे पे ओके। रेडनेस हो गया, दाने निकल आए, तो आप हल्की सी लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज वजीहा स्किन का ट्रीटमेंट सेपरेट है, किसी दिन हम उस पर लेक्चर करेंगे। जी आप जी। जो जो पेशेंट, जिस लड़का लड़की के जो जो स्किन के मसले हैं, स्कार्स हैं, निशान हैं, दाने हैं, फोड़े वाले दाने हैं, दूसरे दाने हैं, उसके अलावा उसे एलर्जी है, ठीक है, या फिर उसके जी जी। अलावा उसे एक्जिमा है, यानी स्किन के इश्यूज हैं, तो हम लोग फिर उस पर टॉपिक करके आपके मसले हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यस बच्चों। सर करें। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जी क्वेश्चन जी। बच्चों। सर ये फेस पे जी जो एक्नी हो जाती है फेस पे और बॉडी पे। नहीं नहीं, एक्नी इज अनदर थिंग। और आमिर साहब जरा आपके माइक, हाँ, तो जब मैं बात कर रहा हूँ ना माइक ऑफ रखना, क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। आमिर साहब ये चीज याद रखिएगा, जो एक्नी बॉडी पे नहीं होती, एक्नी फेस पे होती है, बॉडी पे एलर्जी होती है। अगर आपकी जिस्म की बैक साइड पे दाने निकले हुए हैं ना, तो वो कुछ और चीज है। अगर आप ये, और अगर चेहरे पे दाने निकले हुए हैं ना, तो वो वो आपकी एक्नी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में चीजों में, आप पहले ये कंफर्म करें आपको एलर्जी की इश्यूज हैं या दाने हैं। और दाने, स्किन वाले दाने अलग होते हैं और फेस वाले दाने अलग होते हैं। फेस के दानों को हम एक्नी में काउंट करते हैं, स्किन के ज्यादातर हम एलर्जी रिएक्शंस में काउंट कर रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है आमिर साहब आपको कहाँ पेश हुआ है। सर फेस पे है तो मोस्टली इसकी बेड शीट भी खाई जाती है, लेकिन उसके बाद ना फिर ये तब सही हो जाते हैं, लेकिन जब बेड शीट छोड़ता हूँ तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। आमिर रात साहब, को सोता हूँ। ठीक है, बोलो बोलो, पूरी बात करो। रात को सर यानी कि सही है, लेकिन सुबह जब होता हूँ तो थोड़ी सी वो छोटे से हल्के से बन जाते हैं पीप वाले। ठीक है आमिर साहब, आप परेशान ना हो। मसला ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, एज फैक्टर भी होता है। अब आप आपकी एज क्या है, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपकी एज का फैक्टर। दूसरी बात, आपके स्टमक की कंडीशन, आपका डाइट प्लान, ये इन सब चीजों को देखकर फिर आपकी ये पता चलता है। और ये आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, क्या ये ऑयली है या ड्राई है, ठीक है। और दूसरी बात, सर आप काम ऑयली क्या है। करते हो? अच्छा, काम क्या करते हो? सर स्टडी फिलहाल। उसके अलावा कुछ नहीं करते? नहीं सर कुछ नहीं। ओके। अब देखिए, आपका भी पूरा एक ट्रीटमेंट है, इसलिए पूरा एक लेक्चर इस पे रखेंगे किसी दिन। इसमें आपको एक फेस वॉश आएगा। अच्छा, आप ये कहते हो बाद में फिर बन जाते हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं, एलर्जी का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने या 1 साल का है। ये सॉरी, एक्नी का ट्रीटमेंट कम से कम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर तक। आपको मेडिसन, वो क्रीम्स, वो ऑइंटमेंट्स, वो जेल्स, वो यूज करनी पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो फिर दोबारा बनती जाएंगी, क्योंकि आप उसे जड़ से खत्म नहीं होने देते। जैसे वो आपके चेहरे से खत्म होती है, लेकिन वो रूट्स में तो होती है ना। वो आप कहते हैं मैं तो ठीक हो गया, आप छोड़ते हो, वो दोबारा रूट से पेनिट्रेट करना शुरू करके आपके दोबारा से पॉलीफ्रेट कर जाती है। तो इस वजह से इसका पूरा ट्रीटमेंट है। और आपकी स्किन को देखकर फिर हम, जिस दिन मैंने लेक्चर करना होगा, मुझे पिक्चर्स भेज देना अपनी, मैं उससे पहले पिक्चर्स अपने जूम पे ऐड कर लूंगा, ताकि मैं दिखा के उसको एक्सप्लेन कर सके। और इंशाल्लाह खत्म हो जाती है। बेतहाशा लोगों की हमने एक्नी खत्म की हुई है, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम ये भी पूछेंगे आपसे कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते रहे हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। और पूरा ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, उसके साथ ये खत्म होगी। अगर आप ये कहें कि मैं एक क्रीम इस्तेमाल करके मैं अपना चेहरा जैसे चमकता कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो फिर ये चीजों पर डिपेंड करता है। मैं जूम मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बच्चे बंद करो, इसे खत्म करो, वरना ये रिकॉर्ड नहीं होगी। जल्दी जल्दी जल्दी।